इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले करेंगे माता वैष्णो देवी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की एक बड़ी मुराद पूरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा उधमपुर रेलवे सेवा का उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाकर कटरा स्टेशन से पहली ट्रेन श्री शक्ति एक्सप्रेस को रवाना किया। इनको श्री शक्ति एक्सप्रेस के रूप में जाना जाए ताकि माता वैष्णो देवी के चरणों में हम जा रहे हैं, इसकी अनुभूति यात्रियों को लगातार होती रहे। एक तरफ प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे यात्री तिरंगा लहराकर पीएम का अभिवादन कर रहे थे। ट्रेन में बैठे लोगों के हाथों में राष्ट्रीय झंडा था जिसे वो खिड़की से बाहर लहरा रहे थे। कटरा से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रेन का मुआयना भी किया। वो ट्रेन के अंदर गए और बोगियों में घूम घूम कर जायजा भी लिया। यात्रियों से भी वो मिले। कटरा से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन चला रहे ड्राइवरों से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। ट्रेन से सभी स्टाफ से पीएम ने हाथ मिलाया और उन्हें हैप्पी जर्नी कहा। प्रधानमंत्री ने कटरा रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। उधमपुर कटरा रेलवे लाइन शुरू हो जाने से अब वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु सीधे कटरा पहुंचेंगे। कटरा ही वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा का आधार शिविर है। ऐसे जम्मू उधमपुर के बीच 53 किलोमीटर लंबी लाइन पहले से ही चालू है। पहले वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को ट्रेन से या तो जम्मू स्टेशन उतरना होता था या फिर उधमपुर, और फिर जम्मू या उधमपुर से श्रद्धालुओं को गाड़ी से सड़क के रास्ते कटरा तक पहुंचना पड़ता था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा और रमजान जैसे पवित्र माहौल में वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को ट्रेन सेवा की सौगात मिली है। श्री अमरनाथ यात्रा चल रही है, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। माता वैष्णो देवी के चरणों में भारत भर से उसके भक्तों को लाने की सुविधा प्रदान करने का एक मंगल प्रारंभ हो रहा है। पीएम ने कहा कि नई ट्रेन की यह सौगात सिर्फ जम्मू कश्मीर वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए सुविधा नहीं है और न ही ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को भेंट है, ये भेंट पूरे हिंदुस्तान को है, 125 करोड़ देशवासियों को है। कश्मीर को भेंट है, ये भेंट पूरे हिंदुस्तान को है, 125 करोड़ देशवासियों को है। कटरा जम्मू के बीच फिलहाल 3 लोकल ट्रेनें चलेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि देश भर से 6 ट्रेनें डायरेक्ट कटरा तक पहुंचेंगी। जो ट्रेनें जम्मू तक आती थीं उनका भी कटरा तक विस्तार होगा। भारत के विभिन्न राज्यों से कटरा तक 6 जोड़ी रेलगाड़ियां तुरंत चलाई जाएगी, यानी उसका विस्तार और जगह पे भी किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था उसे हम पूरा करेंगे। उन्होंने बनिहाल तक ट्रेन सेवा शुरू करने की बात भी कही। जम्मू कश्मीर को रेल से जोड़ने का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शुभारंभ किया है उसको हमें और आगे बढ़ाना है और आने वाले दिनों में बनिहाल तक जाने की जो व्यवस्था है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही देश की विकास यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। मैंने चुनाव अभियान की शुरुआत भी माता वैष्णो देवी के चरणों में आकर ही की थी। और जब मैं चुनाव अभियान प्रारंभ किया था तब भी माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद लेकर के किया था और आज विकास यात्रा का आरंभ कर रहा हूं, वो भी माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद के साथ कर रहा हूं। कटरा से उधमपुर स्टेशन तक की दूरी 25 किलोमीटर की है और ये सफर आधे घंटे में पूरा होगा। कटरा से उधमपुर के बीच में 7 सुरंगें और 30 छोटे बड़े पुल हैं। इस रेलवे लिंक के बीच में चक्राखवाल नाम का एक छोटा स्टेशन भी है। कटरा से उधमपुर तक का लिंक पहाड़ी इलाके में सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट था। इस रेलवे लाइन को तैयार करने में 18 साल का वक्त लगा और इस मेगा रेलवे प्रोजेक्ट में 1132 करोड़ रुपए की लागत आई। कटरा स्टेशन पर तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं। बड़ा सा वेटिंग हॉल है, वीआईपी लाउंज है। इसके अलावा एस्केलेटर, लिफ्ट का भी इंतजाम किया गया है। पार्किंग स्पेस के साथ साथ गाइड काउंटर भी बनाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही कटरा स्टेशन की सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी पड़ताल की। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने चप्पे चप्पे की छानबीन की। पीएम से कश्मीर दौरे को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। आर्मी के अलर्ट के बाद दुकानों बाजारों को बंद रखा गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे से पहले पाकिस्तान ने फिर से विवादित बयान दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानने से इनकार करते हुए इसे विवादित क्षेत्र कहा। मुंबई हमलों का गुनहगार और जमात उद दावा का आतंकी हाफिज सईद एक बार फिर से बॉर्डर के नजदीक देखा गया। हाफिज के कच्छ बॉर्डर के पास मीठी गांव में होने की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हाफिज सईद की ये तस्वीरें कुछ समय पहले की हैं। पाक सीमा से 17 किलोमीटर अंदर हिंदू बहुल इलाकों में हाफिज पहुंचा था और लोगों को उसने उपहार भी बांटे थे। हाफिज सईद इससे पहले राजस्थान के बाड़मेर से लगे बॉर्डर पर भी देखा गया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हाफिज ने 27 से 29 जून के बीच में बाड़मेर के पास बॉर्डर का दौरा किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी कट ऑफ लिस्ट में 10% तक की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा 10% की गिरावट रामलाल आनंद कॉलेज के हिंदी जर्नलिज्म में है, जहां कट ऑफ 98 से गिरकर 88% पर आ गई। महंगाई पर किस तरह से काबू किया जाए, इसका हल ढूंढने के लिए आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान भी मौजूद रहे। ये बैठक महंगाई को लेकर की गई। खाद्य सुरक्षा कानून को देश के 25 राज्यों में 4 जुलाई तक लागू होना था, लेकिन कई राज्यों में इस कानून के दायरे में आने वाले लोगों की पहचान ही नहीं हो पाई है। इसलिए इसे लागू करने की समय सीमा 3 महीने तक बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दिल्ली में जमाखोरों और बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जमाखोरों पर लगाम लगाने के लिए 1082 जगहों पर छापेमारी की गई। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के जरिए अब आलू प्याज जैसी जरूरी चीजें बेचने का फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आलू प्याज के स्टॉक की सीमा भी तय की जा चुकी है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी याचिका में दिल्ली से राष्ट्रपति शासन हटाने के साथ ही जल्द चुनाव कराने की मांग की है। दिल्ली में सरकार बनाने के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी कोर्ट के सामने आज अपना रुख साफ कर सकती है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर फिलहाल किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की। केजरीवाल ने विधानसभा भंग करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार बनाने की सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं, अब चुनाव ही एकमात्र रास्ता बचा है। अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी का 25 विधायक भी राष्ट्रपति से मिले। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। उनके विधायक पैसे के लालच में नहीं आए तो अब उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। दिल्ली के सियासी हालात पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच में दिल्ली में सरकार बनाने की संभावना या फिर से चुनाव कराने पर चर्चा हुई। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो उनके आधिकारिक आवास में 31 एसी लगे थे। यह भी बताया गया कि शीला के 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित आवास पर 15 डेजर्ट कूलर, 25 हीटर, 16 एयर प्यूरिफायर, 12 गीजर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे थे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री की जरूरतों के मुताबिक उनके बंगले में इलेक्ट्रिक मॉडिफिकेशन पर 16,81,000 रुपए खर्च हुए थे। ये घर अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आवंटित किया गया है। मोदी सरकार जल्द ही एक बड़े फैसले के तहत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट कर्मचारियों जितनी सैलरी दिलाने के लिए कानून में संशोधन कर सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक सरकार कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में संशोधन पर विचार कर रही है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि लेबर मंत्रालय ने मौजूदा कानून में नए सेक्शन जोड़ने का सुझाव दिया है। सुझाव में एक ही काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और परमानेंट वर्कर्स को समान वेतन मिलने के अलावा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलने की बात कही गई है। अखबार के मुताबिक यह बात लेबर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले हफ्ते हुई राज्यों के लेबर मिनिस्टर्स के साथ बैठक में कही। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुब्रत रॉय ने 40 दिन की सशर्त रिहाई की मांग की है। देनदारी देने के लिए वो रिहाई की मांग कर रहे हैं।
सुब्रत रॉय ने अर्जी में कहा है कि उन्हें विदेश की संपत्तियां बेचने के लिए समय चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा था कि जब तक 5 करोड़ कैश और 5 करोड़ की बैंक गारंटी नहीं मिलती, सुब्रत को रिहा नहीं किया जाएगा। सहारा के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाकर 7,000 करोड़ टीडीएस की मांग की। आईजी ने कहा कि सहारा ने जितने पैसे निवेशकों को चुकाने का दावा किया है, उसका टीडीएस 7,000 करोड़ रुपए बनता है। शंकराचार्य के विवादित बयान के खिलाफ दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। ये याचिका साईं मंदिर की ओर से दायर की गई है। शंकराचार्य पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। साईं पर विवादित टिप्पणी करने के चलते शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ जयपुर लोअर कोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। वैशाली नगर थाने के एसीपी मामले की जांच कर रहे हैं। हरिद्वार के चित्रकूट अखंड आश्रम में संत समाज की बैठक में शंकराचार्य के समर्थन में संतों ने ऐलान किया कि अगर साईं भक्तों ने शंकराचार्य का विरोध करना बंद नहीं किया तो मंदिरों में लगी साईं की मूर्तियां तोड़ दी जाएगी। इससे पहले साईं भक्तों ने शिरडी में हुई एक सभा में फैसला लिया कि अब शिरडी में शंकराचार्य के बयान के विरोध में भक्त कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में साईं भक्तों से अपील की गई कि साईं भक्त प्रदर्शन न करें। साईं बाबा शंकराचार्य विवाद मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह भी कूद पड़े हैं। उन्होंने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का समर्थन करते हुए कहा कि वो मेरे गुरु हैं, वो साईं पर जो कह रहे हैं वही सच है। SC/ST आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने साईं को लेकर शंकराचार्य के मत से असहमति जताई है। पुनिया ने कहा है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का मत कुछ भी हो सकता है, लेकिन धर्म व्यक्तिगत आस्था का मुद्दा है और इसे कोई बांध के नहीं रख सकता। महाराष्ट्र बीजेपी के अंदर शिवसेना से गठबंधन तोड़ने की मांग उठने लगी है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेता मधु चौहान ने यह मांग उठाई। हालांकि उनकी मांग को पार्टी के बाकी नेताओं ने खारिज कर दिया। व्यापम घोटाले के आरोप पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष आरोप तो लगा रहा है, लेकिन मेरे जवाब सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे अगर आपने आरोप लगाए हैं तो उत्तर सुनने की हिम्मत रखो। मैंने कहा मैं एक एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के उत्तर को नहीं सुन रहे। आरोपों का गुब्बारा उनने फुलाया था, उसकी हवा निकल गई है। कांग्रेस ने इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा है। हालांकि चौहान ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। शिवराज ने कहा कि मैं अंगद का पाम हूं, हिलूंगा नहीं। हर कोई आएगा छिछले स्तर पे कहेगा शिवराज सिंह का विकेट गिराना है। अरे मैं क्रिकेट का विकेट नहीं हूं, मैं अंगद का पाम हूं, जमा के बैठा हूं जनता की कृपा और आशीर्वाद से। शिवराज भले ही व्यापम घोटाले के आरोपों से इनकार कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का कहना है कि जो हुआ वो सीएम की नाक के नीचे ही हुआ। पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे व्यापम का घोटाला उजागर हो रहा है। उनको जानकारी है। उनके घरों से, उनके दफ्तर से अनेक लोगों ने उसका लाभ लिया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनंदा पुष्कर की हत्या की आशंका जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि केस की सही से जांच नहीं होने पर वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में संदेह जताया है कि इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोची टस्कर्स टीम में वाड्रा का पैसा लगा था और सुनंदा उनके सारे राज जानती थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए प्रेशर की बात कहकर हंगामा मचाने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता पहली बार सामने आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि प्रेशर के बावजूद सही रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। The postmortem report of Sunanda Pushkar Tharoor, any postmortem report which has been prepared by me are totally based on principle and practice of medicine and truth as per norms of the ethics. एम्स के फॉरेंसिक साइंस विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया कि उन्हें सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर किसने दबाव डाला था। उन्होंने कहा कि एम्स प्रशासन से मशवरा करने के बाद ही वो बयान देंगे। सुनंदा केस में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि जरूरत महसूस होने पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता से पूछताछ की जाएगी। तो उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो भी फैक्ट्स आपके मीडिया के द्वारा हमारे सामने आए हैं उनके बारे में हम आधिकारिक तौर पर जानकारी लेंगे। गुजरात के सूरत रेप केस में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को इस केस में जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आसाराम पहले गुजरात हाईकोर्ट में जाकर अर्जी लगाएं।
हालांकि आसाराम पर जोधपुर में नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में लगाई गई बेल अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है। आसाराम के बेटे और सूरत रेप केस में आरोपी नारायण साईं ने सूरत सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है। इस अर्जी पर 7 जुलाई को सुनवाई होगी। नारायण की जमानत अर्जी का पुलिस ने विरोध करते हुए कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। चेन्नई में इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 हो गई है। पिछले शनिवार को पोरूर में निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी, जिसकी चपेट में यहां काम कर रहे कई मजदूर आ गए थे। मलबे से अब तक 27 लोगों को जिंदा बचाया गया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने पोरूर में इमारत हादसे की जांच के लिए रिटायर्ड जज आर रघुपति की अध्यक्षता में एक सदस्य आयोग का गठन किया है। आयोग इमारत के गिरने की वजह की जांच करेगा और देखेगा कि किन चीजों को नजरअंदाज करने से ऐसा हादसा हुआ। एक्ट्रेस जिया खान की मौत की जांच सीबीआई करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस केस की जांच करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पता करे कि ये आत्महत्या का मामला है या फिर हत्या का। मुंबई की पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस के दोषी गार्ड सज्जाद को 7 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट में सजा को लेकर जमकर बहस हुई। सज्जाद को फांसी देने की मांग का बचाव पक्ष के विरोध ने किया और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 7 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया। मुंबई के बडाला में रहने वाली 25 साल के वकील पल्लवी पुरकायस्थ की 9 अगस्त 2012 को उसके ही फ्लैट में हत्या कर दी गई थी। हिमालय हाइट्स बिल्डिंग के 22 साल के गार्ड सज्जाद ने रेप की नाकाम कोशिश के बाद पल्लवी को मार डाला था। पुणे की जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी जाहिद हुसैन को कोर्ट ने 16 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जाहिद को पुलिस ने कोलकाता रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। इस पर ब्लास्ट के लिए विस्फोटक सप्लाई करने का आरोप है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को मानसून ने दस्तक दी। मानसून की बारिश से तापमान में गिरावट आई है। लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। सूरत में गन्ना किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। एक तरफ मानसून की देरी तो दूसरी तरफ सिंचाई विभाग ने उकाई डैम से पानी सप्लाई बंद करने का फैसला किया है। वाटर लेवल में आई कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पंजाब के बठिंडा में होलसेल कपड़ा मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया। भीषण आग से दुकानदारों को भारी नुकसान होने की भी बात कही जा रही है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के हाथरस में एक पावर लूम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इंदौर में मल्टीप्लेक्स टॉकीज वेलोसिटी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। भीषण आग टॉकीज के हिस्से को जलाकर राख कर दिया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इंदौर के नसिया रोड इलाके में कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। दिल्ली के करावल नगर में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लूटपाट भी की गई है। हत्या का आरोप महिला के पति और देवर पर लगा है। वारदात के बाद से दोनों लापता हैं। 35 साल की रीना अपनी बुआ के घर रहती थी। वारदात से पहले उसके पति और देवर मिलने आए थे। रीना का अपने पति से मनमुटाव चल रहा था। आरोपी कि दोनों ने चाकुओं से रीना का गला काट दिया और 35 साल की रीना अपनी बुआ के घर रहती थी। वारदात से पहले उसके पति और देवर मिलने आए थे। रीना का अपने पति से मनमुटाव चल रहा था। आरोपी कि दोनों ने चाकुओं से रीना का गला काट दिया और फरार हो गए। मुंबई से सटे थाने में पुलिस ने एक शख्स को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अपनी पत्नी उषा की हत्या के बाद हरिराम यादव नाम के इस शख्स ने उसे पंखे से लटका दिया था, लेकिन हरिराम के बेटे ने ही पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। मुंबई में कल्याण में कूड़े के ढेर से एक नवजात बच्ची मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूली बच्चों ने इस नवजात को कूड़ेदान में देखा तो शोर मचाया। बारिश में भीग चुकी मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली में सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन के पास रिड्स कार में एक शख्स की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरठ में उगाही करने का विरोध करने पर एक दरोगा ने शख्स को सड़क पर लात घूंसों से जमकर पीटा। ये वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। पीड़ित इस वीडियो के साथ इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आला अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इलाहाबाद में एक शख्स ने अपने भाई, भाभी और भतीजे पर तेजाब डालकर जानलेवा हमला किया। ये शख्स अपनी पत्नी की मौत से परेशान था। आरोपी फिलहाल फरार है। एयर एशिया के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोनी फर्नांडीज ने कहा है कि इंडिया में अब तक एविएशन सेक्टर पूरी तरह से फेल रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज में जीतने के बाद साइना नेहवाल की रैंकिंग में पायदान का सुधार हुआ है। साइना ताजा रैंकिंग में 7वें नंबर पर पहुंच गई है। विंबलडन ओपन में लिएंडर पेस और उनके जोड़ीदार वाडेक मेंस डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।
रोमानिया के सिमोना हालिप को हराकर कनाडा की बुशाई विंबलडन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। महिला सिंगल्स के फाइनल में चेक रिपब्लिक की पेट्रा कवितोवा ने एंट्री मारी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो रहे हैं। पहला मुकाबला फ्रांस और जर्मनी के बीच, जबकि दूसरा मैच ब्राजील और कोलंबिया के बीच होगा। इराक के तिकरित में फंसी 46 भारतीय नर्सों को आईएसआईएस के आतंकी किसी अनजान जगह पर ले गए हैं। ऐसी भी खबर थी कि कुछ नर्सें एक धमाके से घायल भी हुई हैं। फिलहाल विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की। मीडिया ने भारतीय नर्सों के बारे में ज्यादा जानकारी मांगी तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन उखड़ गए और विवादित बयान दे दिया। इंडिया न्यूज पर इराक में फंसे भारतीयों का दर्द दिखाए जाने का असर हुआ है। विदेश मंत्रालय ने इंडिया न्यूज से संपर्क साधकर उन भारतीयों के टेलीफोन नंबर समेत दूसरी जानकारी मांगी। दरअसल आंतरिक हिंसा से जूझ रहे इराक पहुंची इंडिया न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत ने बगदाद में 3 भारतीयों को खोज निकाला था।